हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एफएम का मस्त कलरफुल रिवीजन नोट्स के साथ रिवीजन। ये कलरफुल नोट्स जो बनाया गया उसके पीछे एक थीम रखा गया है कि एक चैप्टर कैसे एक पेज में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज लग जाए बट उससे ज्यादा ना लगे, ये कोशिश करके नोट्स बनाया गया है। खाली नोट्स लेने से मजा उतना नहीं आएगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप मेरे साथ साथ ये नोट्स को रिवाइज कर ले। इसमें सारे कंसेप्ट जो भी दिए हुए हम रिकैप्चुलेट कर लेंगे। अगर आपने क्लासेस एफएम की ले रखी है मेरे से या कहीं और भी, आप बस ये नोट्स को सुन लेंगे तो आपका वो क्लास जो पढ़ा हुआ है वो रिकॉल हो जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले एक बार ये नोट्स रिकॉल करने के लिए यूज कर लेंगे तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस खत्म कर लिया, डे बिफोर एग्जाम में आ गए तो डे बिफोर एग्जाम भी अगर आप इस नोट्स को या ये वीडियोस को सुन लेंगे तो आपको चैप्टर याद आ जाएगा। फिर आप अपने बस मार्क्ड किए हुए इंपॉर्टेंट सम्स को खाली देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम हॉल के पहले भूल चुके कोई चैप्टर तो कोई चैप्टर को फटाफट रिकॉल करना है तो नोट्स को रेफर कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, आपको एकदम मजा आ जाएगा। अब चाहिए आपको ये नोट्स तो वीडियो के देगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए जाकर लिंक से फटाफट और फैला दीजिए सबको कि जिसको भी चाहिए भैया ये नोट्स ले लो। और आइए अब शुरू हो जाते हैं रिवीजन करने। इस रिवीजन को करने के लिए आपको कोई नोट्स लेकर बैठने का दरकार नहीं है, कोई किताब लेकर बैठने का दरकार नहीं है, कोई पुराना नोट्स भी देखने का एक बार दरकार नहीं है। सिर्फ मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो मेरा अनुमान है कि आपको काफी कुछ याद आ जाएगा। पहले से भी कोई पढ़ के आया हुआ, मतलब एक बार क्लासेस किया हुआ बस, ठीक है, मतलब पहले से कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आके रिवीजन करना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप अभी इसको सुन लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लिवरेज चैप्टर से। लिवरेज चैप्टर, लिवरेज का मीनिंग क्या है? इट इज द एडवांटेज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। अगर आपके इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करता है, 2 तरह का फिक्स कॉस्ट होता है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अगर ये दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करता है या दोनों एग्जिस्ट करता है तो आपके फर्म को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज जो मिल सकता है उसको अगर कैलकुलेट करें तो उसी को कहते हैं लिवरेज। वो एक्स्ट्रा एडवांटेज कैसे मिलता है? ड्यू टू चेंज इन द मार्केट फैक्टर्स। आपका सेल्स अगर चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है, और प्रॉफिट ज्यादा आ जाए तो नेट में ईपीएस भी ज्यादा आ सकता है। तो कितना से ज्यादा आ सकता है उसी का मेजरमेंट को लिवरेज कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या क्या होता है? फिक्स कॉस्ट एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ऐसा फिक्स कॉस्ट जो कि हमारा रेंट है, सैलरी है, डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, जो बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो होता है अगर हम अपने कैपिटल के लिए कोई ऐसा सोर्स से कैपिटल ले आए जहां पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा या प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा जिसका अमाउंट हर समय फिक्स्ड है, तो उन कॉस्ट को हम लोग फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में 2 ही है, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में कोई भी बिजनेस का फिक्स कॉस्ट आ सकता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जैसे ही फिक्स कॉस्ट लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ रिस्क आ जाता है। रिस्क 2 तरह का होता है, एक होता है बिजनेस रिस्क, दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क इज कनेक्टेड विथ योर operating fixed cost and financial risk is connected with your financial fixed cost. Operating risk is the risk which is arising because of existence of your operating fixed cost. अगर आपके यहाँ पे operating fixed cost है तो शायद कभी आप उसको पे नहीं कर पाए तो उसका जो liability सर पे चढ़ा रहेगा उसी को हम रिस्क नाम से जान रहे हैं, उसी को ऑपरेटिंग रिस्क कह रहे हैं। जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगा। उसी तरह से जितना ज्यादा इंटरेस्ट, जितना ज्यादा प्रेफरेंस उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब यही है कि अगर कल को कुछ मार्केट में सिनेरियो चेंज हो गया और हम ये पेमेंट नहीं कर पाए तो इसकी लायबिलिटी से हम छुटकारा नहीं पा पाएंगे, ये मेरे सर पे चढ़े रहेंगे, ये रिस्क है। अब इन सारों को लेकर अगर एक इनकम स्टेटमेंट में देखा जाए तो इनकम स्टेटमेंट का फ्लो आपको याद होगा, सेल्स होता है, फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आता है कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करके आता है ईबीआईटी से लेस करते हैं इंटरेस्ट से लेस करके आता है ईबीटी से लेस करते हैं टैक्स लेस करके आता है ईएटी से लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो रिजल्ट आता है ईफेश अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ईफेश को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ये दोनों का ध्यान रखना है।
और इसी इनकम स्टेटमेंट में एक चीज दिखा देता हूं, जब आप यहां से यहां तक का पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं DOL। जब आप यहां से यहां तक का पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और जब आप यहां से यहां तक का पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई और बहन, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये देखो, ये सर खड़े लैपटॉप लेकर आपको दिखाने के लिए, कितना खुश हो रहे हैं आप, राइट। तो अब जैसे कि हमारे पास दो तरह का फिक्स कॉस्ट है, तो दो तरह का लिवरेज है। जहां रिस्क है वहां पे रिवॉर्ड भी है, जहां पर खुशी है तो वहां पर गम भी है, जहां पर फिक्स कॉस्ट है तो वहां पर रिस्क भी है, तो फिर वहां पर ही तो रिवॉर्ड है, विच इज लिवरेज इफेक्ट। तो अगर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल लिवरेज है तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल रिस्क है। अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज है तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ ऑपरेटिंग रिस्क भी है। तो ध्यान रखेंगे कि जहां पर रिस्क है वहीं पर तो रिवॉर्ड है। सो रिवॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लिवरेज। नाउ ऑपरेटिंग लिवरेज को हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी बोलते हैं। और इसको मेजर कैसे करेंगे? हाउ विल वी मेजर इट? वी विल मेजर इट एज DOL इज इक्वल टू, ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहां पे देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और उसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। EBIT मतलब ये देखो, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या आएगा? EBIT आएगा। सो ये तीन तरीका है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज हुआ तो EBIT कितना परसेंट से चेंज होगा। अगर हमारा इसका आंसर मान लो 1.5 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ तो EBIT 1.5% से चेंज होगा। यानी कि सेल्स अगर 1% बढ़ गया तो EBIT 1.5% बढ़ जाएगा, अगर सेल्स 1% घट गया तो EBIT 1.5% घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब यहां पे चेंज मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? कुछ स्पेशल बातें मैं आपको यहां पर टिक के थ्रू दूंगा, जो कि मेरे यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है, वो वीडियो देखने वाले को ही मिलेगा। सारी जो खाली नोट्स लोगे ना, उनका काम नहीं बनेगा। जो वीडियो के साथ नोट्स लेंगे उनका काम बनेगा, उनको आएगा असली मजा। तो कुछ स्पेशल टिप्स है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को लेकर, ये आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब होगा चेंज बिटवीन टू पीरियड वैल्यूज। चेंज बिटवीन टू पीरियड वैल्यूज। गड़बड़ क्या होता है? क्वेश्चन में दिया रहता है दो कंपनी, A लिमिटेड और B लिमिटेड, तो उनका चेंज मत ले लेना, नॉट बिटवीन टू कंपनीज। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नॉट बिटवीन टू कंपनीज। ठीक है। दूसरा बात, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जब निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, PV रेशियो भी निकालते हैं हम लोग। PV रेशियो आप लोग पढ़े हैं, वो आता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ये तो आपको मालूम है। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे DOL में होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। जैसे कंट्रीब्यूशन बाय EBIT नीचे वाला से आ जाता है DOL, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स आ जाता है PV रेशियो, है ना। और ये इसमें मिक्सअप हो जाता है, दिमाग में खिचड़ी बन जाता है, इसलिए अलग से बता रहे हैं। और पीवी रेशियो निकालने का एक और तरीका होता है चेंज इन EBIT बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन EBIT बाय चेंज इन सेल्स। लेकिन DOL में ऐसा नहीं होता, DOL में होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये देखो परसेंटेज है यहां पर, और यहां पर क्या है? सिर्फ चेंज है। तो अगर EBIT ईयर 1 में 10,000 है, ईयर 2 में 15,000 है, तो चेंज इन EBIT 5,000 है, तो 5,000 यहां पे लेना है पीवी रेशियो के लिए। बट जब आप DOL करोगे तो परसेंटेज चेंज लेना है, विच इज 10,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी 15,000 माइनस 10,000 बाय 10,000 इक्वल टू 50% होगा वो। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मिस्टेक नहीं हो जाए। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना, आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो आप लोग को एक और पढ़ाया जाता है पढ़ाई, MOS रेशियो। MOS रेशियो इज इक्वल टू MOS बाय सेल्स। MOS बाय सेल्स, इसको निकालने का एक और तरीका होता है, MOS का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो पुट करेंगे तो नीचे में सेल्स इनटू पीवी रेशियो हो जाएगा, ऊपर में प्रॉफिट रहेगा, तो क्या बनेगा? प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन।
प्रॉफिट मतलब जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो प्रॉफिट मतलब होता है ईबीआईटी, तो ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप डीओएल से इसको मैच करके देखोगे तो डीओएल में था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी और इसमें क्या है ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इट इज जस्ट उल्टा ऑफ डीओएल, 1 बाई डीओएल इज इक्वल टू एमओएस रेशियो। आपको याद आता है जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े थे तो ब्रेक इवन सेल्स रेशियो प्लस एमओएस रेशियो इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों की जुगलबंदी जोड़ी, अगर ये 20% तो वो 80%, ये 80% तो वो 20%, या राइट। बट एक और चीज सीख लिया कि एमओएस रेशियो अगर 20% है तो डीओएल कैसे निकालना, 1 बाई 20%, खलास। अब और एक इसमें स्पेशल टिप दे रहे हैं कि डीओएल का वैल्यू बीटा के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक डीओएल और बीटा के साथ रिलेशनशिप है। बीटा मतलब क्या होता है, व्हाट इज बीटा? बीटा मतलब होता है सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि बाजार में अगर 1% के रिटर्न की गिरावट आई तो आपकी कंपनी में कितना % का गिरावट आ सकता है। तो अगर बीटा का वैल्यू 1.5 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ बाजार में, मार्केट में, सारी कंपनियों में अगर 1% का गिरावट आ गया तो आपकी कंपनी में कितना % का गिरावट आएगा। अगर बीटा का वैल्यू 1.5 है तो 1.5% का गिरावट आएगा। तो सवाल उठता है आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपके यहां पे गिरावट ज्यादा आ रहा है। बाजार में सब जब कोई 1% से गिरे, आप 1.5% से क्यों गिर गए, आपके अंदर ऐसा क्या है भाई? तो हमारे अंदर है फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होने से हमारे ऊपर मार ज्यादा पड़ सकती है। अगर बाजार में 1% की मार पड़ेगी तो हमें 1.5% की मार पड़ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि बीटा हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विथ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डायरेक्टली रिलेटेड विथ डीओएल, डायरेक्टली रिलेटेड विथ क्या बोलोगे, डीओएल। बीटा हैज डायरेक्टली रिलेशन विथ डीओएल, मतलब हाई डीओएल मींस हाई बीटा, ठीक है, हाई बीटा मींस हाई डीओएल। ऑलराइट, इसका मतलब ये है हाई बीटा इज इक्वल टू हाई डीओएल, हाई बीटा इज इक्वल टू हाई डीओएल। दिस इज ओके। अब बीटा के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, एक और है डीओएल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है देखना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो अब खुद सोचो, कॉमन सेंस है कि डीओएल का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, व्हेन इट विल बी नेगेटिव। डीओएल माइनस में कब आएगा, व्हेन इट विल कम इन माइनस, जब कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है या ईबीआईटी नेगेटिव है, क्या बोलोगे, जब कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट से लेस है। ये जीरो कब आएगा, इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है। ये प्लस में कब आएगा, जब कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डीओएल इज अबाउट, दिस इज व्हाट डीओएल इज अबाउट। ये क्लियर है आपका? डीओएल आर ऑल क्लियर, डीओएल के बारे में सारी बातें क्लियर है। अब आपको सम्स इसका बनाना है, सारे कंसेप्ट जान लियो आप। आपका मिस्टेक होने का सारा जो जगह है वो मैंने बंद कर दिया है। सम्स तो बेटा अपने से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसके बाद जाके सम्स बनाओगे तो आराम से बनेगा। नेक्स्ट देखो डीएफएल। डीएफएल क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसको स्टडी करने के लिए आप देखो यहां से स्टार्ट करो और यहां पे खत्म करो। ईपीएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ईबीआईटी चेंज हुआ, तो अगर ईबीआईटी 1% से चेंज हो गया तो ईपीएस कितना % से चेंज हो सकता है। अगर डीएफएल की वैल्यू 1.2 टाइम्स है, इसका मतलब अगर ईबीआईटी 1% से चेंज हुआ तो ईपीएस 1.2% से चेंज होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी से फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल अबाउट। फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये ध्यान रखना, क्या चीज न्यूमरेटर में, क्या चीज डिनोमिनेटर में। जब डीओएल पढ़ रहे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, और यहाँ पर ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशनशिप है। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक केस बनता है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो इट विल बॉयल डाउन टू ईबीआईटी बाई ईबीटी, ठीक है, ईबीआईटी बाई ईबीटी। और ईबीटी कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके। तो सेकंड वाला क्या है, ईबीआईटी बाई, ये होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके आएगा थर्ड वाला।
थर्ड वाला इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ दिस, तो इट्स जस्ट सिमिलर वे लाइक दिस, जैसे कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इधर लिखा था वैसे ही कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिखा, तो वैसे ही ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना बैक कैलकुलेशन आता है, तो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये फॉर्मूला बैठाएंगे तो हम निकाल पाएंगे, बैक कैलकुलेशन कर पाएंगे। या फिर कभी देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, ईबीआईटी निकालना है, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें मैं बैठाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डीएफएल इज अबाउट। डीएफएल हो गया। डीएफएल में भी कुछ आपको और एक स्पेशल बता देते हैं कि जैसे यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट देयर है तो ये है, बट व्हाट इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज देयर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड जब दिया होगा तो ये क्या होगा, ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। आपको याद होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली माइनस नहीं होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स बनाना पड़ता है, तो इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये कब यूज होगा, इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। सो दिस इज योर डीएफएल अबाउट। तो डीएफएल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि अगर मेरा ईबीआईटी चेंज हुआ तो ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा। अब उसमें ध्यान देकर सब में करना है कि किस तरह का डेटा दिया हुआ। अगर 2 ईयर का चेंज दिया हुआ है तो आप परसेंटेज चेंज से कर लेंगे। ठीक है, अगर एक ही ईयर का दिया हुआ है तो आप ईबीआईटी बाई ईबीटी से करेंगे, प्रोवाइडेड अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टी से करेंगे। सो दैट इज द प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो फॉर फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसमें भी कुछ स्पेशल नोट्स मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल लिवरेज को लेकर भी, कि फाइनेंशियल लिवरेज में उतना वो सब ऊपर जैसा कुछ नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लिवरेज का वैल्यू भी नेगेटिव कब हो सकता है। नेगेटिव तब हो सकता है जब हमारा ईबीआईटी का वैल्यू इज लेस देन योर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। जब जीरो कब हो सकता है, जब इक्वल होगा, ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लस कब होगा, जब ईबीआईटी इज इक्वल ग्रेटर देन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डीएफएल इम्पैक्ट कैन बी। तो ऐसे सिचुएशंस में ईपीएस को लेके भी रिलेशन में आ सकता है, ईपीएस माइनस होगा, यहाँ ईपीएस जीरो होगा, यहाँ पे ईपीएस प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डीएल में भी ऐसा सिचुएशंस में ईबीआईटी को लेकर सोचा जा सकता है कि ईबीआईटी पहला केस में माइनस होगा, फिर जीरो होगा, फिर प्लस होगा। तो वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कुछ आ जाए या कोई हैंडल करना हो कोई सिनेरियो तो आप समझ पाओगे। थर्ड आ रहा है डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। इट स्टडीज द चेंज बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। मतलब सेल्स अगर 1% से चेंज होगा तो ईपीएस कितना परसेंट से चेंज होगा। तो इट इज द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। और डीसीएल कैसे आता है, इट इज सिंपल, इट इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डीसीएल आएगा। आपको सामने सामने फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे 1 परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है, फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। इधर में भी 1 देखो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, सेल्स सही तो बोला, ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ईपीएस और सेल्स बचेगा। तो ये रहा फॉर्मूला, ईपीएस और सेल्स। फिर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी है इंटू ईबीआईटी बाय ईबीटी, तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। थर्ड केस में क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। उसका कोई अलग से फॉर्मूला बनाना का दरकार नहीं है, बट आप यहाँ पे खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे होने वाला है। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी है तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी मतलब ईबीटी कैसे आएगा, ईबीटी आएगा कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट, अज्यूमिंग देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लासेस एंड इफ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस सम सम्स, all these seems to be very easy for you and I have also given you other tricks which can come over here. एक एनालिसिस का कभी कभी बात आता है, जैसे DOL लोअर इज बेटर कि हायर इज बेटर। तो DOL हमेशा याद रखो लोअर इज बेटर बिकॉज लो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। सेल्स के ऊपर DOL डिपेंडेंट होता है, सेल्स किसी के हाथ में नहीं होता और वो फट से चेंज हो जाएगा अगर, तो DOL आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ईबीआईटी दे सकता है। DFL हायर इज बेटर, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि सिंस DFL में ईबीआईटी कंट्रोलिंग पॉइंट है और ईबीआईटी ऑलरेडी एक कंट्रोल्ड वर्जन पे आ सकता है प्रोवाइडेड आपका DOL लो हो, तो ईबीआईटी इंटरनल मैटर हो गया एक तरह से, बिकॉज आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कम करके ईबीआईटी को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ईबीआईटी ऑलरेडी कंट्रोल्ड मैटर है, तो उसके बाद अगर आप
कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, मतलब थोड़ा सा इंटरनल फाइनेंशियल रिस्क ले लेंगे, वो आपके हाथ का रिस्क है, तो आपको हो सकता है इक्विटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। इस कंसेप्ट को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डीएफएल में एक कंसेप्ट आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट डू वी कॉल द कॉन्सेप्ट? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डीएफएल का एक और पॉइंट लिखना है कि डीएफएल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट डज दिस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन? इसका मतलब यह है कि जब आप उधार लेते हो, यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा लेते हो और बिजनेस करते हो, तो ऑफ कोर्स ओनर का पैसा लेने का जरूरत कम हो जाएगा। मतलब मान लो आपको 100 रुपया चाहिए बिजनेस करने के लिए, आपने उधार 60 ले लिया, तो अपना पैसा या इक्विटी का पैसा 40 लगाना है। तो क्या होगा, उधार वालों को तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है, तो जितना पैसा बचेगा वो 40 के लिए ज्यादा पैसा बच जाता है, तो पर हेड इनकम ज्यादा आता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मोर रिटर्न पर शेयर। ये डीएफएल का बेनिफिट है। और डीएफएल का ही एक ड्रॉबैक भी है, इसको डबल एज स्वॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड मतलब क्या हुआ कि ये दो धारी तलवार है। मींस एक तरफ तो इसका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे फायदा आप समझ ही गए, दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने उधार ज्यादा लिया हुआ है, कल को बिजनेस नहीं चला, कल को उतना ईबीआईटी नहीं आया जैसा आप सोच रहे थे, तो इंटरेस्ट तो लायबिलिटी बन के चढ़ी जाएगी आपके ऊपर, तो उसके कारण फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, कंपनी डिस्ट्रेस में आ जाएगा और कंपनी को और ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डबल एज स्वॉर्ड। ये ड्रॉबैक की तरह सोचना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी का एडवांटेज की तरह सोचना है। तो इसलिए डीएफएल फिर भी हायर बेटर मानते हैं, बट एक्सट्रीम हाई इज नॉट एडवाइजेबल। इट मैग्निफाइज द रिटर्न टू इक्विटी होल्डर्स। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एंगल से बताया हुआ है, बट डबल एज स्वॉर्ड के एंगल से यहाँ पे हमने एनालिसिस नहीं लिखा, बट आपको मैंने समझा दिया। और डीसीएल ओवरऑल रिस्क को इंडिकेट करता है। ओवरऑल रिस्क जितना लो हो उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, तो ओवरऑल रिस्क इंडिकेटर लोअर इज बेटर। अब इसके बाद लास्ट है टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ, एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ को ऑपरेटिंग ब्रेक इवन कहते हैं, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जुड़ा हुआ को फाइनेंशियल ब्रेक इवन कहते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वाला ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? इट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज जीरो। इसका कैलकुलेशन होता है कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे आता है ये? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा, और अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करेंगे तो आंसर रुपीज में आएगा। अगर आप रुपीज में निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करेंगे। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है? इट इज द लेवल ऑफ EBIT where EPS is zero, level of EBIT where EPS is zero। जैसे फाइनेंशियल लिवरेज जो था वो EBIT और EPS से जुड़ा हुआ था, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन भी उन्हीं दो से जुड़ा हुआ है, EBIT और EPS से। तो इट इज द लेवल ऑफ EBIT where EPS is zero। what is financial break even? It is the level of EBIT where EPS is zero। it is basically aim to recover your financial fixed cost। इसको निकालने के लिए क्या करना है? आपको बस अपना इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड उठा लेना है। इंटरेस्ट उठाना मतलब जितना इंटरेस्ट है पूरा रुपया उठाना, प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा उठाना मतलब सिंस प्रेफरेंस डिविडेंड पे हम लोग टैक्स भर के प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, इसलिए आपको प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करके रुपया उठाना है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टैक्स, अगर आप इतना रुपया उठा लेते हैं, तो अगर इतना EBIT कमा लेते हैं तो आपका हाथ में EPS का कुछ भी नहीं बचेगा। EBIT से ये दो पहले पे होता है, उसके बाद ही कुछ अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचता है। तो अगर आप इतना ही कमाए हैं तो EPS जीरो आएगा। तो EPS जीरो लाने के लिए एक तरीका कि आप EPS जीरो बैठाकर बैक कैलकुलेशन करके EBIT जा सकते हो, और दूसरा तरीका है सिंपल सा इक्वेशन याद रख सकते हो, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। जब आप सम्स करते हैं तो ऐसे भी सम्स आ जाते हैं जहां पर आपको बोल देता है कि अगर कंपनी का EPS अभी 5 रुपया, कल को 10 रुपया चाहिए तो कितना EBIT होना चाहिए, तो आपको बैक कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा उस समय। बट अगर आपको बोल रहा है कि EPS जीरो चाहिए तो कितना EBIT होगा, तब आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, टाइप्स ऑफ लिवरेज हो गया, फिर टाइप्स ऑफ रिस्क हो गया, टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर लिवरेज का खत्म हो गया। मजा आया कि नहीं आया आपको? कितना जल्दी लिवरेज चैप्टर आप सीख लिए। सिंस ये इतना जल्दी हो गया, इसलिए हम लोग एक चैप्टर और फटाफट कर सकते हैं जो कि लिवरेज से ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। क्या नाम है इसका? कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको लिवरेज के साथ ही एक्सटेंड करके पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग EBIT EPS एनालिसिस बोलकर भी पढ़ लेंगे। क्या बोलेंगे? EBIT EPS एनालिसिस। तो पहले इसमें कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि जैसे आपको दिख रहा है पहले
कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल मींस इन आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। सेकेंडली, हम लोगों को अगर पूछा जाए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बताओ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहाँ कहाँ से आप लाओगे? आप डेट से लाओगे कि इक्विटी से लाओगे कि प्रेफरेंस शेयर से लाओगे कि अपना रिटेन्ड अर्निंग से लाओगे? जहां जहां से भी लाओगे उसका जो ब्रेकअप है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल बुलाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग? प्लानिंग इज बेसिकली टू फाइंड आउट डिफरेंट combinations of capital structure which is best for the company. Now what is best? The best is the one where our EPS और MPS is maximum. ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है जहां पर EPS और MPS हाईएस्ट आए। और इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसको बेस्ट वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, उसको एक अच्छा वर्ड दिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पर हमारा EPS या MPS हाईएस्ट आ रहा हो। अगर MPS कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो MPS पे जाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो EPS पे रहेंगे। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ एक और वर्ड चलता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस है, ये एक जस्ट जानकारी के लिए, कभी कभी इसके ऊपर थ्योरी आ जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चल रहा है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म फंड के ऊपर बात कर रहा है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों फंड के ऊपर सोच रहा है। तो हम लोग अभी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म फंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है। ये तो अभी मैं ऑलरेडी आपको ऊपर में बोल ही दिया, वो है ओनर्स फंड विच इज इक्विटी। इक्विटी के अंदर ध्यान रखना, इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता, इक्विटी शेयर कैपिटल भी ओनर्स फंड है, रिजर्व्स भी ओनर्स फंड है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ओनर्स फंड है। और एक है बोरोड फंड, वो है बाजार से उधार लेना, डेट। डेट लेने का बहुत सारा तरीका है, टर्म लोन है, डिवेंचर्स है, तो वो डेट का तरीका है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, वेयर EPS और MPS इज मैक्सिमम। तो अब हम लोगों को सम्स बनाना पड़ता है इसमें कि पता लगाओ कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ऑप्टिमम है। तो दो तरह के सवाल होते हैं नॉर्मली। एक सवाल होता है जिसमें EBIT दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्लान ए ये है, प्लान बी है, उसको फाइनेंसिंग प्लान बोल के देते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के देते हैं। तो प्लान ए ये वाला है कि इसमें इक्विटी इतना ले लेंगे, डेट इतना ले लेंगे। प्लान बी है कि मान लो खाली इक्विटी लेंगे, डेट नहीं लेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा कि हम लोगों का दोनों में पैसा तो इक्वली आना है, बिजनेस तो एक ही करना है, बस पैसा उठाने का दो तरीका है, क्या तो प्लान ए से उठाएंगे या तो प्लान बी से उठाएंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन में एक जरिया दिया हुआ रहेगा जिससे कि हम EBIT कितना आ सकता है इस बिजनेस से, इस प्लान से, वो हम निकाल लें। या फिर EBIT क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। तो EBIT अगर गिवन है या फिर EBIT निकालने का साधन गिवन है तो आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मान लो आपको दो प्लान दिया हुआ है, प्लान ए, प्लान बी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मान लो प्लान ए बोल रहा है इक्विटी से लेंगे 60% और डेट से लेंगे 40%, और प्लान बी बोल रहा है इक्विटी से ही पूरा पैसा 100% ले लेंगे और टोटल पैसा कितना चाहिए, दोनों में एक ही पैसा चाहिए। सिर्फ से एक बार सोचने के लिए 10 लाख ही चाहिए। ये 10 लाख दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि बिजनेस एक ही करना है, मशीन लानी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना है, बट पैसा उठाने का जरिया दो है। तो बिजनेस जो होगा उसको फर्क नहीं पड़ता कि इक्विटी से पैसा है कि डेट से आए, फर्क क्या चीज से पड़ता है कि बिजनेस क्या चीज का है। तो बिजनेस तो एक ही होना है, तो पैसा जैसे भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को इवैल्यूएट करना है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि इन दोनों में बिजनेस एक ही है, तो जो इनकम है वो एक ही है, उसको अपने बोलते हैं EBIT, और वो EBIT क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर EBIT का परसेंट दिया होगा। मान लो 20%, तो ये 2 लाख, क्या तो क्वेश्चन में परसेंट दिया होगा या तो EBIT का अमाउंट दिया होगा। तो EBIT दोनों में से सेम है, तो हम लोग इसको फिर कैसे अप्रोच करेंगे? हम लोग दोनों केस में EBIT लेंगे 2 लाख 2 लाख और इसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर अपना इसी तरह से फ्लो में जाते जाते EPS निकाल लेंगे। तो EPS जिसमें हाईएस्ट है वो बेटर है। और अगर क्वेश्चन में P रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर हम लोगों को P रेशियो दिया हुआ है, P रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? MPS निकालेंगे। MPS कैसे आता है? EPS इंटू P रेशियो करके आता है।
तो जिसमें हाईएस्ट एमपीएस आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इस तरह का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो एक और ट्विस्ट आता है कि क्वेश्चन में बोला रहता है कि कंपनी का ऑलरेडी एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, उससे इतना बिजनेस कर रहा है, इतना पैसा उठा रखा है, अब उसको एक एक्सपेंशन करना है। उस एक्सपेंशन के लिए मान लो 10 लाख रुपया चाहिए और उसके लिए ये फाइनेंसिंग प्लान है। तो अब बताओ कौन सा में हम जाएं। तो उस समय सम करते समय ध्यान रखना, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया हुआ है तो दोनों मिला के ईबीआईटी लेकर आप दोनों का कंबाइंड ईपीएस या एमपीएस निकालोगे, खाली एक नया वाला का नहीं निकालोगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग का डिटेल्स दिया हुआ हो, वो डिटेल्स भी कई बार सीधा सीधा नहीं देता है, वो घुमा फिरा के दे देता है कि इतना शेयर इशू किया हुआ था, इतना रिजर्व्स पड़ा हुआ था। तो आपको एग्जिस्टिंग का पूरा लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट बनाकर टोटल कैपिटल देखना पड़ेगा और उसको ध्यान में रख के प्लस नया कैपिटल अगर जोड़ देंगे तो टोटल रिटर्न कितना आएगा वो देखकर फिर लेस इंटरेस्ट जब लेंगे तो पुराना वाला प्लस नया वाला, है ना, लेस फिर प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो पुराना वाला प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस नया वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इस तरह के सम्स भी हम लोग आते हैं एग्जिस्टिंग प्लस नया करने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग नहीं दिया हुआ तो नया से ही करना है, खत्म हो गया बात। नॉर्मली ऐसा सम होता है जहां पर मान लो क्वेश्चन में ना ये नया कैपिटल के लिए आपको ये नहीं बता रहा है कि कितना नया इक्विटी शेयर्स आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है नया कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर कितना आएगा उसका कोई प्लान नहीं दिया हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग प्लस नया मिलके ही वो सम होता है इन जनरल। अब आपका सम्स किया हुआ है तो आपको एक रिकलेक्ट होगा बेटा, अगर नहीं किया हुआ है तो ऑफकोर्स आप गलत वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सिखाने के लिए नहीं है। सम्स किया हुआ है तभी ये वीडियो समझ में आएगा, ये रिवीजन वीडियोस है। अब नेक्स्ट आ रहा है ईबीआईटी अगर दिया हुआ ही नहीं है, ईबीआईटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ईबीआईटी निकाल सके, और बोल रहा है बताओ कौन सा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो उस केस में सिचुएशन हम लोग ऐसा मान लेंगे कि अभी हम लोग के पास मान लो 2 फाइनेंसिंग प्लान है। ठीक है, अगर 2 फाइनेंसिंग प्लान है जैसे कि ये वाला प्लान ए और प्लान बी, तो वो प्लान ए प्लान बी का हम लोग को पूरा डिटेल चाहिए, उसमें इक्विटी दोनों में होना ही चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में होना ही चाहिए, नहीं तो हम सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने अभी आपको क्या बोला फर्स्ट वाले केस में कि अगर एग्जिस्टिंग का डिटेल्स है और नया प्लान में कोई सम में ऐसा बनाया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स हम लोग नहीं निकाल पा रहे, तो पुराना प्लस नया मिला के कर लेंगे। बट इस केस में हम लोगों का कंडीशन यही है कि सम करने का हम लोगों को दोनों प्लान में इक्विटी शेयर्स का डिटेल चाहिए। ठीक है, और 2 ही प्लान है अभी एज्यूम करें, तो ईबीआईटी दिया ही नहीं है, कोई साधन नहीं है निकालने का, तो हम क्या करते हैं ईबीआईटी को x मान लेते हैं। क्या बोलते हैं, लेट ईबीआईटी इक्वल टू x, और उस x के हिसाब से दोनों प्लान का, प्लान ए का और प्लान बी का ईपीएस निकालते हैं। ईबीआईटी को x पकड़ के ईपीएस निकाला जाता है और फिर दोनों ईपीएस को इक्वेट किया जाता है और उसको सॉल्व करके x निकाला जाता है। सॉल्व फॉर x बाय इक्वेटिंग। ठीक है, बाय इक्वेटिंग हम लोग सॉल्व फॉर x करते हैं, और जब हम ये कर देते हैं तो क्या होता है, तो x का वैल्यू आ जाता है। तो x मतलब क्या है, ईबीआईटी आया, तो x कौन सा ईबीआईटी था, ऐसा ईबीआईटी था जिससे ईपीएस दोनों का सेम आ गया। तो ऐसा ईबीआईटी जिसपे दोनों का ईपीएस सेम आएगा उसको बोलते हैं इनडिफरेंस ईबीआईटी। x क्या है, इनडिफरेंस ईबीआईटी। इनडिफरेंस मतलब नो डिफरेंस, मतलब उसमें दोनों प्लान में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आपको, तो उससे सम सॉल्व हो गया, नहीं हुआ। इनडिफरेंस ईबीआईटी जस्ट एक आइडिया था कि यहाँ पे बात बराबर है। अब आपको तो चुनना है कि कौन सा प्लान बेटर है, तो हम लोग को तो ईबीआईटी नहीं मालूम, कैसे चुने। तो हम लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो बाद में पता चले, अभी नहीं पता है, वो इनडिफरेंस ईबीआईटी से ज्यादा है तो वो प्लान बेटर है जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। क्या बोलेंगे, अगर एस्टिमेटेड ईबीआईटी इनडिफरेंस से ज्यादा है, देखो एस्टिमेटेड ईबीआईटी अगर इनडिफरेंस से ज्यादा है तो वो प्लान बेटर है जिसका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हाई है। ठीक है, और अगर एस्टिमेटेड ईबीआईटी जो बाद में पता चलेगा वो इनडिफरेंस ईबीआईटी से कम है तो वो बेटर है जिसका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब ब्याज और प्रेफरेंस डिविडेंड जिसमें टोटल करके कम आ रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी सोचेंगे तो ब्याज प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट प्लस पीडी बाई 1 - t करके ही जोड़ेंगे, ध्यान रखना, जैसे वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन में सिखाया था। अगर आपका एस्टिमेटेड ईबीआईटी इनडिफरेंस ईबीआईटी जितना ही आने वाला है तो कोई भी प्लान चुना जा सकता है। तो इस तरह से कमेंट किया जाता है।
और यही चीज के बारे में यहां पर भी लिखा हुआ है, ईपीएस अंडर बोथ द प्लान शुड बी इक्वल, दैट इज ईपीएस ऑफ प्लान ए शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। और अगर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाए तब क्या होगा, मान लो प्लान ए के साथ प्लान बी भी दिया हुआ और प्लान सी भी दिया हुआ है, तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं 3 बार इंडिफरेंस निकालते हैं, एक बार ए बी को लेकर, एक बार बी सी को लेकर, एक बार सी ए को लेकर। मतलब आप ए बी को लेकर इक्वेट करोगे, बी सी को लेकर इक्वेट करोगे और सी ए को लेकर इक्वेट करोगे, तो 3 बार इंडिफरेंस पॉइंट आएगा। फॉर 3 ऑप्शंस कंप्यूट 3 इंडिफरेंस पॉइंट ए बी, बी सी और सी ए को लेकर, ध्यान रहेगा। और फिर उसको लेकर कंबाइंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, और वो कंबाइंड इंटरप्रिटेशन करने का भी एक स्ट्रक्चर है इजी वाला, वो आपको अभी बता दे रहा हूं, वो यहां पर नहीं आया है, बट ये 3 इंडिफरेंस पॉइंट को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए बी बी सी सी ए में जो असेंडिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। मान लो अभी ए बी सबसे छोटा है, बी सी सेकेंड है, नॉर्मली सी ए जो बी सी जो होता है वो थर्ड में मिलता है, सी ए आपको सेकेंड में मिलता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जो फर्स्ट वाला इंडिफरेंस है उसके कम पर लीस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकमेंडेड होता है। यहां पे लीस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, यहां पे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और यहां पर कौन सा रिकमेंड होगा, एकदम लास्ट बीसी के ऊपर हाई फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और यहां से यहां पर जो मिडिल फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है वो, यहां से यहां पे मिडिल फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट वाला। तो 3 प्लान है, तो देखना पड़ेगा किसका सबसे हाईएस्ट है, किसका सबसे लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट वाला सबसे पहले, हाईएस्ट वाला सबसे लास्ट में, और मिडिल वाला मिडिल पर। तो इस तरह से रिकमेंड किया जाता है। अब ऐसा एक सम हम लोग नॉर्मली इसका करते हैं, क्लास में भी आपका किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंडिफरेंस निकालने गए 3 में, बट आया 2 में ही, 1 में इंडिफरेंस आया ही नहीं, एक्स का वैल्यू ही नहीं आया, एक्स वैल्यू अनसॉल्वेबल हो गया। तो जब ऐसा हो जाता है कि एक्स का वैल्यू ही अनसॉल्वेबल है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब वो लाइन में इंडिफरेंस नहीं है, वो 2 प्लान में इंडिफरेंस नहीं है। अच्छा, इंडिफरेंस को अगर ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं तो वो इस तरह से दिखता है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे ईबीआईटी डाल रहे हैं और वाई एक्सिस पे ईपीएस डाल रहे हैं, तो एक प्लान मान लो ऐसे जा रहा है और दूसरा प्लान मान लो कुछ ऐसे आ रहा है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको इंडिफरेंस बोलते हैं। बट अगर एक्स सॉल्व ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब हुआ कि वो ऐसे जा रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, तो इंडिफरेंस नहीं है। और जब इंडिफरेंस नहीं है तो एक्स का वैल्यू सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय इन दोनों प्लान में कैसे चूज करेंगे, कौन सा बेस्ट है। तो एक चीज सीखने का क्या है, इफ देयर इज नो इंडिफरेंस, इफ देयर इज नो इंडिफरेंस, हाउ विल यू चूज बिटवीन द 2 प्लान्स। तो उस समय चूज बाय फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेसर होगा वो सही है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट प्लस पीडी बाई 1 माइनस टी। तो दोनों प्लान का हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन हम निकाल लेंगे दोनों का, तो दोनों में जो लोअर है वो प्लान फिर बेटर माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर 2 प्लान में इंडिफरेंस आ नहीं पा रहा, तो ऐसे चूज करोगे, और अगर आ रहा है तो नीचे वाले से चूज करोगे। और सिंस यहां पर ईबीआईटी के वैल्यूज के हिसाब से ईपीएस निकाला जा सकता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यहां पे ईबीआईटी बैठा के 2 लाख आप ईपीएस निकाल सकते हो, फिर ईबीआईटी का वैल्यू इक्वल लेकर ईपीएस निकाल सकते हो। ईबीआईटी क्या होगा दोनों में, जिससे कि ईपीएस दोनों का इक्वल आएगा। तो जब आप अलग अलग ईबीआईटी बैठाकर अलग अलग ईपीएस निकाल रहे हो, यानी ईबीआईटी बैठाकर चेक कर रहे हो कि ईपीएस क्या क्या आ रहा है, उस पढ़ाई को ही हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसीलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। व्हाट इज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस? व्हेन वी आर स्टडीइंग ईबीआईटी एंड ईपीएस टुगेदर, बाय पुटिंग वन वी आर डिराइविंग अदर, ठीक है। मे बी ईबीआईटी पुट करके ईपीएस निकाल रहे हैं, ईपीएस से बैक कैलकुलेशन करके ईबीआईटी निकाल रहे हैं, तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कहलाता है। तो इस एनालिसिस को यूज करके हम लोग जज कर पाते कि कौन सा प्लान बेटर है, ठीक है। अगर हमारे पास ईबीआईटी है ही नहीं
तो हम ईबीटी एक्स मानकर ईपीएस इक्वेट करके डिफरेंस ईबीटी निकालकर फिर इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। और ईबीटी दिया हुआ या साधन है निकालने का, तो ईबीटी पुट करके ईपीएस निकाल के चूज कर लेते हैं। अगर पी रेशियो दिया हुआ है तो ईपीएस इंटू पी रेशियो करके एमपीएस निकालते हैं। तो दिस इज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग चैप्टर, राइट। तो इसका भी सब आपको बस ध्यान आ रहा होगा बहुत सारा सुनते सुनते। तो अगर जो ध्यान आ रहा है उसको एक बार पलट के देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बट कंसेप्ट तो एक बार ग्रास्प हो गया ना। चलिए और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी यहाँ तक कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ये मेरे को जरूर बताइएगा।